हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट की, उसमें क्लास 7th का आज 7th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और 7th चैप्टर में हम जनजातियाँ, किस प्रकार की जनजातियाँ थीं, कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती थीं, खाना बदोश शब्द क्या है और इनका रोल क्या होता था, वे किस तरीके से जीवन यापन करते थे, और जो एक जगह पर ही समुदाय बस जाते थे या फिर वो अपना स्थान बदलते थे, उन सबको क्या कहा जाता था और किस तरीके से उनका जीवन चलता था, क्या क्या उनमें बदलाव आए, इन सभी पॉइंट्स को इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना बदोश जनजातियां और ये जो समुदाय होते थे वे किस तरीके से बदले, यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सामाजिक परिवर्तन, देखिए जो सामाजिक परिवर्तन हुए, क्योंकि कई शहर और गांव अच्छे खासे थे, कई तरीके से परिवर्तन उनमें आ रहे थे, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन था वो भी इसमें कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। सामाजिक परिवर्तन हर जगह समान नहीं होता था, एक जैसा नहीं होता था। उसका कारण ये था कि जो सामाजिक परिवेश होता है वो हर कुछ किलोमीटर पर बदलते रहता है। कहीं अलग जनजातियां होती हैं, कहीं अलग भाषाएं होती हैं, अलग धर्म होते हैं, तो उनकी वजह से ये सामाजिक जो बदलाव हैं वो परिवर्तित होते रहते थे। अलग अलग किस्म के अलग अलग तरीक़ों से इसका विकास भी हुआ और एक दौर आया जब इसमें कई जनजातियां भी पैदा हुईं। एक उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार सबसे पहले से ही विभाजित था। देखिए, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए कुछ नियम जो थे वे राजा महाराजाओं द्वारा अपना स्वीकार किया जाता था, और जब राजा महाराजा स्वीकार करते थे तो उसे और लोगों को स्वीकार करना बाध्य हो जाता था। और इसमें क्या होता था कि इसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब के बीच का फासला और बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और ज़्यादा जटिल हो गया, क्योंकि जब मुगल काल आया तो उसमें हिंदुओं को अलग कर दिया गया, मुसलमानों को अलग कर दिया गया, हिंदुओं पर कई प्रकार के कर लगाए गए, उनकी आज़ादी छीनी गई। ऐसे कई उदाहरण इसमें प्रस्तुत हैं। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, देखिए जो जनजातीय समाज होते थे वे समाज से थोड़ा दूर रहते थे, यानी कि छोटे छोटे समूहों में रहते थे। कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियां कहा जाता था, यानी कि जो जनजाति होती थी वे भेदभाव नहीं करती थी। वे उन जातियों के जनजातियों के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं होता था, कोई अमीर गरीब नहीं होता था, वे एक समान तरीके से रहते थे। वहीं दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या फिर कह सकते हैं पशुपालक होते थे। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमा करती थीं, यानी कि अपने प्लेस को वो चेंज करते रहते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारगाहों पर नियंत्रण रखते थे और खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। यानी कि जो जनजातियां थी या खाना बदोश जो समूह थे वे अपने कामों को ग्रुप में बांट लेते थे, और ग्रुप में चाहे वो परिवार के सदस्य हों या फिर उस समूह के। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फल फूल रही थी। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अलहदा संस्कृति को बचाया। अब जनजातीय लोग कौन थे? देखिए, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कोई लिखित दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते हैं, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं जो मौखिक शब्द थे या मौखिक परंपराएं थी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका, प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन को लोगों के प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे
कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरड़ियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप में सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां पूरी तरीके से प्रभुत्व में थीं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया और अच्छा खासा धन एकत्रित किया, यानी कि आप कह सकते हैं लूटपाट करी थी। लेकिन वे पूरी तरीके से अधीन नहीं हो पाए, यानी कि उन पर पूरी तरीके से मान सिंह प्रभुत्व नहीं जमा पाया, अकबर प्रभुत्व नहीं जमा पाया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपने अधीनस्थ कर लिया, यानी कि उस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। खानाबदोश और घूमते लोगों कैसे रहते थे? देखिए, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी ही और भी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे, यानी कि दूध बेचते थे, घी बेचते थे, तो उसके बदले वे कपड़े खरीदते थे, ऊन खरीदते थे। मतलब इस तरीके से विनिमय होता था, यानी कि लेन देन होता था। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम किया करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई सामान दूसरे इलाके में पहुँचाना होता था तो वो जो उनके पास जानवर थे उनके माध्यम से पहुँचाते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। बादशाह जहांगीर ने अपने जो लेख हैं, संस्मरण हैं, उसमें बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई भी करते थे। जब मुगल सेनाएं कहीं दूर दराज लड़ने के लिए जाती थीं तो वो उसमें ढुलाई भी करते थे, यानी उन जानवरों का प्रयोग किया जाता था। और ये 1 लाख तक अनाज, जो विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या थी। अब देखिए, जो बंजारे हैं, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे, यानी कि एक समूह में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता था, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे, यानी कि पशुओं का व्यापार करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल एक जगह से दूसरे गांव, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बेचा करते थे। ये फुटकर व्यापारी होते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घूमते सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। देखिए, धीरे धीरे अब समाज में परिवर्तन होता जा रहा था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ अपने जनजातियों में से आते थे और बाद में
कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली जो ज़्यादा ताकतवर होते थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। लेकिन नज़दीक से एक नज़र अगर हम देखते हैं, जो गोंड जनजाति है, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी होती थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राजा छोटे गोंड सरदारों पर हावी हो रहे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रित हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। अब ये दलपत कौन थे? तो देखिए, गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो रानी दुर्गावती थी वो बहुत ही योग्य थी और अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन करने लगी और कमान संभाला। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन उनकी हार हो गई। समर्पण करने की बजाय उन्होंने मृत्यु को गले लगाया, यानी खुद को मार लिया। उनका पुत्र भी लड़ाई में मारा गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र नदी या कह सकते हैं घाटी में आकर बसे। उन्होंने भुइयाँ यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523, कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोग को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रांताओं का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीकों को भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया भाषा में लिखा गया। तो देखिए, निष्कर्ष जो निकलता है इस चैप्टर से कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातियाँ लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते रहते थे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई।
बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। मंगोल के बारे में जान लीजिए कि अपने एटलस जो आप मैप यूज़ करते हैं उसमें आप मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों यानी कि स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय यानी कि 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूप, पूर्वी यूरोप और चीन द्वारा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास संगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। वे विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 7th का 7th चैप्टर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।